इस संबंध में मेरे पार्टी का और आम लोगों का, बुद्धिजीवियों का जो नज़रिया है, एपीजे अब्दुल कलाम 21वीं सदी में जब ले जाना चाहते थे तो भारत को एक तकनीकी भारत बनाना चाहते थे। और आज जो सरकार आज हमारे जो देश पे कायम है, वो लोगों को दंगाई भारत बनाना चाहते हैं। अब आप इसी बात से सोच लीजिए कि यूपी कितना खतरनाक राज्य हो चला है कि आज तक दलितों की तो बात करते हैं यही चिराग पासवान, कभी यूपी नहीं जाते हैं, यूपी के दलितों के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वहाँ जाएंगे और दलितों की बात करेंगे तो ठाकुर उनकी पिटाई भी कर सकते हैं। यही कारण है कि बिहार में सॉफ्ट नेचर वाले नीतीश कुमार के साथ ये लगातार इस बात का मुहिम चलाए रखते हैं कि दलितों की राजनीति में और दलितों का शोषण में सबसे ज़्यादा बिहार आ गए। तो साथियों, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो बिहार की राजनीति के लिए कोई नया नाम नहीं है, जाने माने पहचाने चेहरे हैं आपके, और बिहार की राजनीति को लेकर के, अपनी इन पार्टी को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बहुजनों की बात करते हैं, बहुजनों की राजनीति करते हैं। आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम सह भीम आर्मी के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे देश की राजनीति पर, बिहार की राजनीति पर, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर, और इनकी पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रही है, मंच साझा कर रही है, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले भास्कर जी, आपका प्रेस जागरण में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जी। तो हम बातों को बहुत घुमाते फिराते नहीं हैं, सीधे शुरुआत करते हैं। देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, देश में जिस तरीके का माहौल बन रहा है, देश में जैसी फिजा देखी जा रही है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? देश का राजनीतिक भविष्य, देश का सामाजिक भविष्य और खास तौर पर भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, इसे कहां तक और कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस संबंध में मेरे पार्टी का और आम लोगों का, बुद्धिजीवियों का जो नज़रिया है, एपीजे अब्दुल कलाम 21वीं सदी में जब ले जाना चाहते थे तो भारत को एक तकनीकी भारत बनाना चाहते थे। और आज जो सरकार आज हमारे जो देश पे कायम है, वो लोगों को दंगाई भारत बनाना चाहती है। और हम इस तरह से देखते हैं तो राजनीति और लोकतंत्र दोनों का इस तरह से घालमेल हो गया है, जिसका अधिनायकवाद के रूप में अब गुंडा तंत्र की, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आप यूपी की सरकार को देख लीजिए। अगर यही बीजेपी की सरकार नहीं होती तो अभी तक वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो गया होता। और मुझे तो अफसोस है इस बात का कि वहाँ की पुलिस कितनी बेबस है कि जो संविधान और कानून की शपथ लेकर आती है, वो एक गुंडों की तरह काम कर रही है और राजतंत्र के इशारे पर लोगों की हत्याएं कर रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है, अगर जो यूपी में जो घटना हुई, पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से अतीक अहमद और उनके एक भाई अशरफ अहमद पूर्व विधायक थे, उनकी हत्या हो जाती है, बिहार में अगर ऐसी घटना हो जाती, बंगाल में ऐसी घटना हो जाती, पंजाब में होती, दिल्ली में होती, राजस्थान में हो जाती, छत्तीसगढ़ में होती, मतलब मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में हो जाती, जो देश में गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, तो क्या रुख होता लोगों का? और किस तरीके से जो केंद्र की सत्ता में बैठे लोग हैं या जो केंद्र में बैठी पार्टी है बीजेपी, उनका रुख और विचार क्या होता है इस मुद्दे पर? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि अगर आप देखेंगे जितने भी भाजपाई हैं, अगर ये काम अगर बिहार में हुआ होता तो नंगा नाच करते। अब आप इसी बात से सोच लीजिए कि यूपी कितना खतरनाक राज्य हो चला है कि आज तक दलितों की तो बात करते हैं यही चिराग पासवान, कभी यूपी नहीं जाते हैं, यूपी के दलितों के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वहाँ जाएंगे और दलितों की बात करेंगे तो ठाकुर उनकी पिटाई भी कर सकते हैं। यही कारण है कि बिहार में सॉफ्ट नेचर वाले नीतीश कुमार के साथ ये लगातार इस बात का मुहिम चलाए रखते हैं कि दलितों की राजनीति में और दलितों का शोषण में सबसे ज़्यादा बिहार आ गए। नहीं, आपके नेता चंद्रशेखर आज़ाद भी बिहार नहीं आते? नहीं, बिहार आते हैं। आप देख लीजिए, ज्योति पासवान का मामला हो या कहीं भी कोई घटना होती है जो बड़ी घटना, दलित उत्पीड़न का मामला होना चाहिए। हत्याएं तो हर जगह होती है, लेकिन अगर दलित और वो शोषित वंचित के अधिकारों का हनन किया जाता है तो हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जरूर आते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं बिहार की। आप आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रवक्ता हैं, उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इन सबके अलावा आप एक राजनीतिक विचारक भी हैं और राजनीतिक समीक्षक भी हैं, बहुत निष्पक्ष होकर।
मैं आपसे आकलन चाहता हूं, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे कि नरेंद्र मोदी आज भी इस देश की राजनीति में एक फैक्टर हैं और इस बात को भी आप स्वीकार करेंगे कि अगर महागठबंधन इंटैक्ट रहता है तो बिहार में बड़ी दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। तो क्या लगता है आपको कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव और बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपने निष्पक्षता पे बात कही। निष्पक्ष में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शोषित और वंचितों के पक्ष में रहूँगा ही, चाहे किसी भी सरकार हो। बहुजन की बात मैं करूँ। शोषित वंचित किसी जाति में हो सकता है किसी भी सर? जाति में हो सकता है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। आज देख लीजिए, जो आइडेंटिफाइड लोग हैं, जो शोषक हैं, और आइडेंटिफाइड हैं वो लोग जो शोषित हैं। तो हम शोषितों के पक्ष में हैं, जो लोकतंत्र में बहुमत की संख्या रखते हैं। और जहाँ तक आप बिहार में कह रहे हैं और देश की राजनीति पर निष्पक्ष विचार चाहते हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि जितने भी नेता हैं, चलिए, हमने आपकी बात मान ली, 40 लोकसभा सीटों पर बिहार का राजनीतिक परिस्थिति समीकरण वो क्या देखते हैं? देखिए, आपके सवाल में एक बात बू आ रही है कि इन नेताओं ने मतदाताओं को गिरवी रख लिया है, बंधक बना लिया। मैं पूछ रहा हूँ, इन नेताओं के गठबंधन से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो ये पड़ता है कि आज लोकसभा में जो सरकार की सत्ता है वो देश के साथ कैसा न्याय कर रही है, कैसा वो व्यवहार कर रही है। जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि आज की तारीख में मुद्दों पर आधारित राजनीति है, मुद्दों पर आधारित राजनीतिक विमर्श रह गया है। लोकतंत्र में हमेशा केंद्र बिंदु में जनता होती है और जनता ये देख रही है कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मनमानी हो रही है, और बीजेपी सरकार जो है इस देश को बेच के भी, फिर भी बीजेपी हर जगह लगातार चुनाव जीत रही है। निश्चित तौर पे जब सत्ता में कोई भी दल होता है तो वो अपने सिस्टम का दुरुपयोग करता है। और अगर इन सब तमाम खामियों के बावजूद बीजेपी बार बार चुनाव जीत रही है, तो क्या जो तमाम विपक्षी दल हैं, क्या उनके एजेंडे की हार नहीं है? तमाम विपक्षी दलों की जो रणनीति और राजनीति है, उनकी हार के तौर पर आप इसे नहीं देखते? एकदम देखते हैं। आपके सवाल में ही जवाब है। आपने जवाब खुद दिया कि हमारा जो बहुजन है, जो गैर सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो ठीक प्रकार से एकजुट नहीं हो पा रही, जिसका परिणाम है कि इस बात का फ़ायदा 27% 30% वाले दल आज इस देश की सत्ता पर काबिज है। तो विपक्षी एकजुटता का आप समर्थन करते हैं? क्यों नहीं? बहुजन की जब सरकार आनी है, लोकतंत्र की जब बात करनी है, तो लोकतंत्र हमेशा बहुमत की बात करता है। बेहतर पीएम कौन हो सकता है, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, मायावती? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन हो सकता है, ये पक्षपात होगा। ये जीतने वाले मैंडेट क्या मिलेगा लोगों को, ये बाद में तय नहीं, हो फिर भी पाएगी। मान लीजिए मैंडेट के हिसाब से तमाम जो विपक्षी दल हैं एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं और 272 का आंकड़ा, जो मैजिकल फिगर जिसको बोलते हैं, उसको पार कर जाते हैं, तो नीतीश कुमार, राहुल गांधी या मायावती? देखिए, अघोषित रूप से आप देखेंगे, जब संयोजक बनाया गया है नीतीश कुमार को, तो ये इशारा है कि ये प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं और एक चेहरा प्रोजेक्ट किया जा सकता है। नीतीश कुमार आपको प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार दिखते हैं? अयोग्यता की कौन सी बात आ गई इनमें? इनके पास अनुभव है, मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, साथ ही साथ इनका जो विचार है जीरो टॉलरेंस का है, साथ ही लोगों को मिला के चलने की रही है, और कहीं भी ये सांप्रदायिक या गैर संवैधानिक कार्य इन्होंने अपने पूरे जीवन में तो दिखा नहीं। तो चलिए, मतलब नीतीश कुमार के लिए ये एक अच्छी खबर है कि आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, जो इस देश की एक उभरती हुई पार्टी है, उसके बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष और जो प्रवक्ता हैं, वो नीतीश कुमार के पीएम पद के लिए योग्य मान रहे हैं। नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार था, क्योंकि आपने पूछा कि निष्पक्ष होकर आप अपनी बात कहिए। पार्टी की राय ये तय करेगी कि आने वाले समय में पीएम का सही उम्मीदवार कौन हो पाएगा। अच्छा, एक बयान राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि रिजर्वेशन का लाभ इसलिए नहीं मिला क्योंकि रिजर्वेशन अभी ठीक ढंग से दिया नहीं गया था, और जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, जो कांशीराम जी कहा करते थे, राहुल गांधी ने भी उससे आगे बढ़ के कहा जितनी आबादी उतना हक। लेकिन बात महत्वपूर्ण ये है कि यह बात किसी बहुजन विचारधारा वाली पार्टी ने नहीं कहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, सर्वमान्य नेता राहुल गांधी कह रहे हैं, और राहुल गांधी एक कदम आगे जाकर कहते हैं, जो अभी देश के किसी राष्ट्रीय नेता की शायद हिम्मत नहीं हुई कि कहे कि जो आरक्षण पर जो 50% का कैप है उसको हटाया जाए और आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाए।
तो इसे आप किस तरीके से लेते हैं? ये राहुल गांधी का राजनीतिक स्टंट है या आप इसका स्वागत करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे स्वागत करना चाहिए। ये मांग जो है हमारे पुराने बहुजन विचारक शुरू से देते आए हैं। और देश किसका होता है? जनता का होता है। और जनता के विकास के लिए अगर समानुपाती आरक्षण या उनको प्रमोशन मिलता है तो ये गलत कहाँ है? आखिर राजतंत्र का विरोध करके प्रजातंत्र हमने क्यों अपनाया? रही बात दूसरा सवाल कि आपने आरक्षण पर कैप हटाने की बात कही और समानुपाती कही, दोनों अलग अलग बातें। और जहाँ तक राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया है तो मैं यही कहूँगा कि उनकी सुबुद्धि आ गई है और ये समझने लगे हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना चाहिए। और ये एक अच्छी बात रहे इस लोकतंत्र के लिए, बहुजन के लिए और यहाँ के गरीब शोषित वंचितों के लिए एक अच्छी खबर है। और ये चंद्रशेखर आज़ाद जी आपकी पार्टी के मुखिया आजकल अखिलेश यादव के साथ बहुत दिखाई दे रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं, साथ में माल्यार्पण कर रहे हैं, मतलब चुनावी गठबंधन की तैयारी मानी जाए इसे? ना इसमें कोई बुराई है और ना ही ये कोई गलत बात है, ये सही बात है। गठबंधन हो सकता है, अब शर्त क्या होंगे ये आने वाला समय बताएगा। कितनी सीटें मिलेंगी ये तो तय करेंगे हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग तय करेंगे। बिहार में भी गठबंधन में जाएंगे? निश्चित तौर पे गठबंधन के बिना आप क्या चाह रहे हैं कि हम नदी के इस किनारे पर खड़े रहें? कांसीराम साहब का कहना था कि जब तक आप सत्ता में नहीं जाएंगे आप अपने शोषित वंचितों को न्याय नहीं दिला पाएंगे, उनके हक अधिकारों के लिए आप काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए सदन में पहुंचना जरूरी है और तभी हम अपनी राय पूरे देश को बता पाएंगे। तो आपने सुना, बेबाकी से हमारे साथ आज बात विचार चर्चा साक्षात्कार हुआ डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी का। नेता हैं आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के, चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, सामाजिक समीक्षक भी हैं, चिंतक भी हैं। आपने सुना, वीडियो कैसा लगा, साक्षात्कार कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा। धन्यवाद।